हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे और हमारा आज का टॉपिक रहेगा क्रिटिसिज्म ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, यानी जो तरलता अधिमान सिद्धांत है उसकी आलोचनाओं के बारे में आज आप डिस्कस करेंगे। जो तरलता अधिमान सिद्धांत है वो जो है केन्ज ने दिया था, और जैसा कि हमें पता है कि केन्ज ने यह माना था कि जो ब्याज की दर है उस ब्याज की दर का निर्धारण मुद्रा की मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा किया जाता है। यानी जहाँ पर मुद्रा की मांग और पूर्ति एक दूसरे के इक्वल होंगे वहाँ पर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है निर्धारित होगी। तो ये जो सिद्धांत है केन्ज का, ये सिद्धांत जो परंपरावादी सिद्धांत था जिसके अंदर ये कहा गया था कि ब्याज की दर जो उसका निर्धारण जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट के साम्य के द्वारा किया जाएगा उसे श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन इस सिद्धांत के अंदर भी कुछ कमियां हैं जिसके आधार पर हिक्स ने, हैंसन ने, पैटिगन्स ने और हेजलिट ने जो है इस सिद्धांत की आलोचना की है। तो आइए अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि इस सिद्धांत के अंदर कौन कौन सी कमियां हैं। सबसे पहले अनिर्धारणीय है। हैंसन ने यह माना था कि भी केन्ज का जो सिद्धांत है उसमें जो है निर्धारित नहीं किया जा सकता। निर्धारण किसका करना है? हमें ब्याज दर का निर्धारण करना है, लेकिन ब्याज दर का निर्धारण जो पॉसिबल नहीं है वो कैसे, वो देखिए कि इस सिद्धांत के अंदर ब्याज दर का निर्धारण तरलता अधिमान यानी मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति के द्वारा किया जाता है। अब जो तरलता अधिमान होता है वो जो है ब्याज की दर और आय पर निर्भर करता है। जैसा जो तरलता अधिमान है उसका मतलब है कि जो डिमांड फॉर मनी है हमें पता है तीन चीज़ों पर एमटी प्लस एमपी प्लस एमएस, ये ब्याज की दर पर निर्भर करता है और ये दोनों चीज़ें ये आय पर निर्भर करती है। यानी लेन देन के लिए मुद्रा की मांग और सावधानी उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग जो है आय पर निर्भर करती है, और सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग ब्याज की दर पर निर्भर करती है। तो कुल पूर्ति तो गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। अब हमें कुल मांग का जो है निकालना है। अब कुल मांग हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें आय का पता होगा और हमें ब्याज की दर का पता होगा। तो तरलता अधिमान का अनुमान हम जो है आय के बिना नहीं लगा सकते, और आय का अनुमान हम जो है ब्याज की दर के बिना नहीं लगा सकते। तो ब्याज की दर का निर्धारण करने के लिए हमें एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई चाहिए। अब एग्रीगेट डिमांड का निर्धारण करने के लिए हमें फिर से ब्याज दर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जो एमएस है ये ब्याज की दर पर निर्भर करता है। तो जब तक हमें कुल मांग और कुल पूर्ति का पता नहीं हम ब्याज दर का निर्धारण नहीं कर सकते, और जब तक हमें ब्याज दर का पता नहीं तब तक हम कुल मांग का निर्धारण नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से अगर हम केन्ज के इस सिद्धांत को देखें तो इस सिद्धांत के अंदर जो वो जो ब्याज की दर है उसका निर्धारण पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ब्याज की दर का पता आय के बिना नहीं लगाया जा सकता और आय का पता ब्याज की दर के बिना नहीं लगाया जा सकता। नेक्स्ट जो इसकी क्रिटिसिज्म है वो वास्तविक तत्वों की अवहेलना। केन्ज ने जब अपना ब्याज की दर के निर्धारण का सिद्धांत दिया तो इसके अंदर उन्होंने कहा कि ब्याज की दर का निर्धारण वहाँ पर होगा जहाँ पर मुद्रा की मांग और मुद्रा की जो पूर्ति है वो एक दूसरे के बराबर होंगे। तो इस प्रकार इन्होंने ब्याज की दर के निर्धारण में केवल मौद्रिक तत्वों को शामिल किया है, यानी मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति को महत्व दिया है, जबकि जो ब्याज की दर होती है उस ब्याज की दर के ऊपर वास्तविक तत्व यानी निवेश का भी प्रभाव पड़ता है, बचत का भी प्रभाव पड़ता है, उत्पादकता का भी प्रभाव पड़ता है। यानी ब्याज की दर जो है वो इन सब पर भी निर्भर करती है। तो इस प्रकार केन्ज ने जो है अपने सिद्धांत के अंदर केवल मौद्रिक तत्वों को शामिल किया है, और उसने जो ये वास्तविक तत्व है, निवेश है, बचत है, उत्पादकता है, इन सभी तत्वों की इन्होंने जो अवहेलना की है। आगे है प्रतीक्षा और बचत की उपेक्षा। केन्ज ने माना था कि ब्याज जो वो तरलता को त्यागने का पुरस्कार है। यानी हमारे पास में जो है 1,000 रुपये है, जब हम इसका त्याग करेंगे तो इसका मतलब अपनी लिक्विडिटी त्याग रहे हैं, और उसके बदले में अगर हमें 100 रुपये ब्याज मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, हम जो है ये जो तरलता त्याग कर रहे हैं इस तरलता को त्यागने का जो पुरस्कार है वो हमें ब्याज के रूप में मिल रहा है। लेकिन यह बचत का प्रतिफल नहीं है, ऐसा केन्ज ने माना कि ये जो ब्याज है ये बचत पर निर्भर नहीं करता, ये केवल तरलता को त्यागने का पुरस्कार मात्र है। लेकिन हेजलिट ने यह कहा कि केन्ज का ऐसा मानना उचित नहीं है, क्योंकि जब तक हमारे पास में ये बचत नहीं होगी तब तक हमारे पास में तरलता नहीं आएगी, क्योंकि हमारे पास में मुद्रा तो तभी आएगी ना जब हम सेविंग करेंगे। तो ब्याज के लिए आवश्यक है मुद्रा, और मुद्रा
हमें जो है वो प्राप्त होगी सेविंग से। इसलिए ये जो ब्याज है वो केवल तरलता को त्यागने के पर ही निर्भर नहीं करता, ये जो है बचत की मात्रा पर भी निर्भर करता है। तो बचत की मात्रा अगर अधिक होगी तो ही एक व्यक्ति जो वो तरलता अपने पास रखेगा, नगद मुद्रा अपने पास रखेगा, और तभी जो है वो उसको उधार देकर के ब्याज प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार से प्रतीक्षा भी है कि एक व्यक्ति जितने लंबे समय तक इंतजार करेगा वापस मुद्रा मिलने में, कि 1 साल के लिए उधार दे रहा है, 10 साल के लिए उधार दे रहा है या 20 साल के लिए, तो उसे अपनी मुद्रा को प्राप्त करने के दौरान अवधि की जो प्रतीक्षा करनी पड़ती है, तो उसके बदले में भी जो ब्याज लेता है। आगे दीर्घकाल की अवहेलना। केन्स की सारी जो थ्योरी है वो अल्पकाल पर आधारित है। तो केन्स जो है अपने सिद्धांत के अंदर ये तो बताता है कि अल्पकाल के अंदर ब्याज दर का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, लेकिन दीर्घकाल के अंदर ब्याज दर का निर्धारण कैसे होगा, इस बात का केन्स ने जो है अपने सिद्धांत में कहीं भी वर्णन नहीं किया है। तो ये भी एक केन्स के सिद्धांत की एक कमी है कि केन्स का सिद्धांत जो वो दीर्घकालीन ब्याज दर का निर्धारण नहीं कर पाता। असंगत। केन्स का सिद्धांत जो है वो असंगत। देखिए, संगत का मतलब क्या है, हर प्रकार की परिस्थिति के अंदर ये लागू होना चाहिए, उसको आप जो कंसिस्टेंसी या संगतता कहते हैं। लेकिन केन्स का सिद्धांत जो होता है हर अवस्था में लागू नहीं होता। केन्स ने ये माना था कि मुद्रा की पूर्ति अगर बढ़ेगी तो ब्याज जो है वो कम होगा, अगर मुद्रा की पूर्ति कम होगी तो ब्याज की दर है वो बढ़ेगी। क्योंकि जब आपने मुद्रा की मांग का ब्याज दर का निर्धारण किया था तो ये अपने पास में सप्लाई ऑफ मनी थी और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जब सप्लाई ऑफ मनी कम होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, और जब सप्लाई ऑफ मनी कम होती है तो उससे ब्याज की दर है उसमें भी कमी आती है, यानी ब्याज की दर और मुद्रा की जो मात्रा उसमें ऋणात्मक संबंध होता है। लेकिन अगर आप मंदी की बात करें तो मंदी की अवस्था के अंदर मुद्रा की पूर्ति कम होती है, लेकिन सप्लाई ऑफ मनी कम होने पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए था। लेकिन मंदी की अवस्था के अंदर ब्याज दर में कमी होती है, क्योंकि मंदी की अवस्था के अंदर कोई भी निवेशक जो निवेश करना नहीं चाहता, तो ऐसे में मुद्रा की जो मांग नहीं होती, उसकी वजह से जो है मुद्रा की जो पूर्ति है उस पूर्ति के कम होने पर भी ब्याज दर में वृद्धि नहीं हो पाती। इसी प्रकार से तेजी की अवस्था के अंदर भी मुद्रा की पूर्ति के बढ़ने पर ब्याज दर बढ़ जाती है। मुद्रा की पूर्ति के बढ़ने पर ब्याज दर कम होनी चाहिए, क्योंकि मुद्रा की पूर्ति और ब्याज की दर में ऋणात्मक संबंध केन्स ने माना था। लेकिन जब अर्थव्यवस्था में तेजी होती है तो प्रत्येक जो इन्वेस्ट होता है उसको लाभ दिखाई देता है, इसलिए वो जो है अधिक ब्याज की दर पर भी जो है अधिक मांग करता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर मुद्रा की पूर्ति बढ़ने पर भी मुद्रा की मांग बढ़ जाएगी, तो उसमें ब्याज दर में कमी नहीं आती। तो इस प्रकार से केन्स का जो सिद्धांत है वो सामान्य परिस्थिति में तो लागू होता है, लेकिन मंदी और तेजी की अवस्थाओं में केन्स का सिद्धांत लागू नहीं होता। आगे स्वखंडित। हेजलिट का ये मानना उचित है कि केन्स ने खुद ही अपने सिद्धांत में अपनी ही बात का जो है वो खंडन किया है। एक तरफ केन्स कहता है कि ब्याज जो नकदी को त्यागने का पुरस्कार है, यानी जब आप नकदी त्यागेंगे तो ही हमें ब्याज मिलेगा। और दूसरी तरफ केन्स कहता है कि जब हम बैंक के अंदर जमा करवाते हैं, अल्पकालीन ट्रेजरी बिल खरीदते हैं, तो एक तरफ तो हमें ब्याज मिलता है और दूसरी तरफ हमें नकदी भी मिलती है, क्योंकि जो ब्याज हमें प्राप्त होगा तो नकदी के रूप में ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से केन्स जो है उसने स्वयं अपने ही सिद्धांत की जो आलोचना की है। आगे विभिन्न ब्याज दरों के प्रचलन की व्याख्या का अभाव। अगर हम वास्तव में मार्केट में देखें तो हमें अलग अलग प्रकार की ब्याज दरें मिलती है। अगर आप अपने ग्रामीण अंचल की बात करें तो वहाँ पर कोई कहता है 2 रुपये सैकड़ा उधार मिलता है, कोई कहता है 1.5 रुपये सैकड़ा उधार देता है, कोई कहता है कि 1.25 रुपये सैकड़ा उधार मिलता है। कोई बैंक किसी ब्याज दर के ऊपर उधार दे रहा है, कोई बैंक किसी ब्याज दर पर उधार दे रहा है। तो जो केन्स का तरलता अधिमान सिद्धांत है वो इस बात की व्याख्या नहीं कर पाता कि एक ही समय के अंदर अलग अलग प्रकार की ब्याज दर क्यों पाई जाती है, 2%, 3%, 1%। तो एक ही समय में जो अलग अलग जो ब्याज दरें प्रचलित होती है उसका कारण क्या है, ये जो है सिद्धांत केन्स जो है अपने सिद्धांत में नहीं बता पाया था। तो ये भी जो है केन्स के सिद्धांत की एक कमी है। आगे मुद्रा की मांग केवल 3 ही उद्देश्यों के लिए नहीं की जाती। केन्स ने अपने सिद्धांत के अंदर बताया था कि मुद्रा की मांग जो ट्रांजैक्शन उद्देश्य के लिए, मुद्रा की मांग जो सावधानी उद्देश्य के लिए, और मुद्रा की मांग जो है वो सट्टा उद्देश्य के लिए की जाती है। यानी केवल 3 ही उद्देश्यों से कोई भी व्यक्ति जो होता है अपने पास नकदी रखता है। लेकिन बहुत सारे अन्य जो अर्थशास्त्री है उन्होंने कहा कि मुद्रा की मांग के और भी बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे व्यापार के विस्तार का उद्देश्य,
कि कोई व्यक्ति जो होता है अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता है, तो इसके लिए भी वो अपने पास में नगद मुद्रा अधिक रखता है, धीरे-धीरे बचत करता है ताकि वो उचित समय पर जो है अपने व्यापार का विस्तार कर सके। इसी प्रकार विस्फीति उद्देश्य है कि कई बार जो होता है जो कीमतों के अंदर कमी आती है, तो उस कमी से जो लाभ उठाने के लिए भी जो है कोई व्यक्ति जो है मुद्रा अपने पास नगद रख लेता है। सुविधा उद्देश्य, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मुद्रा से जो है बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त करना चाहते हैं भविष्य में, इसलिए एक व्यक्ति जो होता है उन सुविधाओं के लिए भी जो है अपने पास में नगद जो है मुद्रा रखता है। सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको अपने पास अधिक मात्रा में मुद्रा होने पर ज़्यादा संतुष्टि मिलती है, उनको अच्छा फील होता है, तो उस फील गुड की फीलिंग लेने के लिए वो व्यक्ति जो है अपने पास में नगद मुद्रा अधिक रखना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि भी मुद्रा की जो मांग है वो केवल 3 ही उद्देश्यों के लिए नहीं की जाती, बल्कि और बहुत सारे उद्देश्यों के लिए भी एक व्यक्ति अपने पास नकदी रखता है। अवास्तविक मान्यताएं, केन्ज ने माना कि व्यक्ति अपने धन को या तो नगद रूप में रखता है या तरल रूप में अपने पास रखता है। तो नगद रूप में या तरल रूप में हो गया, और दूसरा होता है बॉन्ड्स के रूप में। तो एक व्यक्ति अपनी कुल मुद्रा उसको 2 भागों में डिवाइड करता है, एक जो है तरलता के रूप में और दूसरा अतरल यानी बॉन्ड के रूप में रखता है। लेकिन जो अल्पकालीन ऋण पत्र होती है, जो मांग जमा होती है, उसके ऊपर जैसे बैंक के अंदर हमने जो है जमा करवा दिए, अब बैंक उसके ऊपर ब्याज भी दे रहा है, सपोज कि उसके ऊपर बैंक ने जो है 10 रुपये ब्याज दिया, तो इस प्रकार हमारे पास में नकदी भी है, क्योंकि अपन मांग जमा को कभी भी बैंक से निकलवा सकते हैं और साथ ही उसमें जो है हमें ब्याज भी प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से बॉन्ड के ऊपर ब्याज प्राप्त होता है, उसी प्रकार से जो अल्पकालीन ऋण पत्र होते हैं और जो मांग जमा होती है, उनसे नकदी और ब्याज दोनों ही प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार केन्ज का ये मानना कि या तो व्यक्ति अपने पास नगद रख सकता है या व्यक्ति अपने उस नगद से को बॉन्ड में रख सकता है। दोनों चीजें यानी ब्याज और नकदी एक साथ प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन अल्पकालीन ऋण पत्र और जो बैंक में मांग जमा है उसके ऊपर व्यक्ति नकदी भी प्राप्त करता है और ब्याज भी प्राप्त करता है। दूसरा, लेन देन और सावधानी उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग जो है ब्याज और आय दोनों के ऊपर निर्भर करती है, लेकिन केन्ज ने क्या माना था कि जो सावधानी उद्देश्य है यानी MT प्लस MP, ये जो होता है केवल आय पर निर्भर करती है, लेकिन ये ब्याज की दर पर भी निर्भर करता है। अगर ब्याज की दर कम होगी तो एक व्यक्ति अपने घर पर अधिक मात्रा में उधार लेकर के भी रख लेगा ताकि आने वाले समय में वो अपनी जरूरत को पूरा कर सके। इसी प्रकार से लेन देन के उद्देश्य के लिए व्यक्ति उधार लेकर के भी व्यक्ति जो है बहुत सारी वस्तुएं और सेवाएं आजकल खरीदता है। इस प्रकार लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग और सावधानी उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग है वो केवल आय पर निर्भर नहीं करती, बल्कि वो ब्याज की दर पर भी निर्भर करती है। तो इस प्रकार केन्ज की जो कुछ मान्यताएं हैं वो वास्तविक नहीं है। तरलता जाल की आलोचना, केन्ज ने माना था कि भी एक अवस्था ऐसी आती है जिसमें ब्याज दर इतनी कम हो जाती है कि मुद्रा की जो मांग है वो अनंत होती है, यानी व्यक्ति सारी की सारी मुद्रा अपने पास नकदी के रूप में रखना चाहता है। तो जब ब्याज न्यूनतम हो जाती है तो सारी संपत्ति जब नकदी के रूप में रखता है तो उस अवस्था के अंदर व्यक्ति जो है निवेश शून्य करेगा, यानी बॉन्ड्स के अंदर व्यक्ति कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। लेकिन टोबिन, हिक्स, फ्रीडमैन आदि का मानना है कि आज तक वास्तविक जीवन के अंदर ऐसी स्थिति कभी भी नहीं आई जब समाज के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर या एक देश के अंदर सारी की सारी जो संपत्ति है वो नकदी में रखी गई हो और बॉन्ड्स में कोई भी निवेश ना किया गया हो। तो इस प्रकार से तरलता जाल नाम की कोई चीज नहीं होती, या वास्तविक जीवन के अंदर कभी भी ब्याज दर इतनी निम्न स्तर पर नहीं पहुंच पाती कि व्यक्ति जो है जरा सा भी निवेश ना करे। तो इस प्रकार से केन्ज के सिद्धांत के अंदर जो तरलता जाल को लिया गया था वो भी केन्ज के सिद्धांत के अंदर सही नहीं है। तो इसके साथ अपना ये जो टॉपिक था कि जो केन्ज का सिद्धांत है, जो तरलता अधिमान सिद्धांत या लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, उसकी जो आलोचना थी वो आलोचना ही हमने आज डिस्कस की। तो इसके साथ अपना ये जो टॉपिक है वो आज का समाप्त होता है। धन्यवाद।